नमस्कार। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्लास 10 की जिसकी शुरुआत हम लोग किए थे, हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे, वो सभी क्वेश्चन जो कि अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो जो भी एग्जाम इस देश के सीमाओं के अंदर होता होगा, वो सभी एग्जामिनेशन के लिए इस पूरे वीडियो में डिस्कस किए गए सारी सवालों को अगर आप सही तरीके से समझते हैं तो आपको हर एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। तो समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम अपने आज के विषय की तरफ आते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाउ मैनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ये सवाल है। ठीक है, तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसका राइट आंसर दीजिएगा, तब तक हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो अपना हार्ट होता है, ठीक है, तो उसका मोस्ट पॉपुलर डायग्राम हम लोग हार्ट को इस तरीके से बना के दिखाते हैं हमेशा से। ठीक है, तो जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन हार्ट में। मछली में 3 होता है, कुछ मछली में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है, इस तरह करके 4 चैम्बर होता है। अच्छा, चारों चैम्बर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या जान लेते हैं, तो इधर वाला, इस साइड वाला जो मेरा होता है, इसको ये पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है, ये चौथा चैम्बर है। ठीक है, ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। पूरे शरीर से ब्लड कहाँ आता है? ऊपर आता है। ठीक है, आर्ट्रियम में, फिर वहां से भल्व से नीचे आता है ब्लड, फिर यहां से ब्लड ऊपर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में उसके अंदर ऑक्सीजन डाला जाता है। यहाँ पे 2 लंग्स होता है, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है, उसके बाद लंग से सारा ऑक्सीजन फिर से हार्ट के इस आर्ट्रियम में पहुंचता है, फिर यहां से ब्लड निकल के फिर से सारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हार्ट के अंदर होता है। हार्ट के अंदर टोटल ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है, जिसमें कि ब्लड को सर्कुलेट करवाया जाता है। हार्ट का मुख्य काम क्या है? तो हार्ट का मुख्य काम होता है ब्लड को पंप करना, पंप करके फोर्स के साथ पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना, और फिर ब्लड को पूरे शरीर से, हार्ट से फिर लंग्स में पहुंचाना। ये पूरे ब्लड के सर्कुलेशन का काम, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का जो काम होता है, वो किसका होता है? वो हार्ट का होता है। ठीक है, तो इस सवाल के साथ हम इतने कंसेप्ट को समझे। ठीक है, आइए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सवाल है, लेकिन सवाल के साथ हमको उसके कंसेप्ट को भी समझना है, सिर्फ जवाब पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब बात किया जा रहा है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? वैसा कार्बन कंपाउंड जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी वैसा कार्बन का कंपाउंड जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, वैसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ऑल ऑफ दी अबव। तो हमको पता करना है कि इसमें अनसैचुरेटेड कौन है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे डायग्राम बनाएंगे? तो हमको कार्बन के बारे में क्या पता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो पहला में 2 और दूसरा में 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर कार्बन को स्टेबल करना हो तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा करने के लिए, या 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। कार्बन शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। तो यहां पर हमको समझना है कि हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले एक एक करके सबका डायग्राम बनाएंगे। CH4 का डायग्राम बनाएंगे। तो कार्बन लिख दिए, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 को इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इसमें हाइड्रोजन भी 4 है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। तो हाइड्रोजन लिख दिए, यहां भी हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लिख दिए। यानी कि आप देखिए कि कार्बन के बीच में सब जगह ये सिंगल बॉन्ड लगा। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 बॉन्ड होता है। तो कार्बन के बीच में हमेशा क्या है? सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं बना। तो CH4 में हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो CH4 मेरा क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है अनसैचुरेटेड, तो CH4 इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, C2H6 बोल रहा है, इसका डायग्राम बनाइए। 1 कार्बन, 2 कार्बन के 2 कार्बन हो गया, ऊपर तीसरा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 3 हाइड्रोजन लग गया, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, यहां भी आप देखिए किसी तरह का कोई डबल बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। यानी कि पहला वाला भी सैचुरेटेड है, दूसरा वाला भी सैचुरेटेड है। इसका मतलब ना पहला आंसर होगा ना दूसरा आंसर होगा, हमको अनसैचुरेटेड बताना है। अच्छा, तीसरा में क्या है? तीसरा में क्या है? तो तीसरा है C2H4।
तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में C2H4 बोल रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, दो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया, ठीक है। यानी कि अपना जो तीसरा वाला जो है, इसका जब हम डायग्राम बनाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बीच में आया, और 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड जिसके बीच में आता है वो सारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आपसे सवाल में सैचुरेटेड भी पूछा जा सकता था, तो ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सेम टू सेम सवाल एग्जामिनेशन में है, लेकिन हाँ, इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल था, जो कंसेप्ट था, हमने आपको इस स्लाइड में बताया, ठीक है। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप लोग सब सुने होंगे पहले भी। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जो सादा सादा पाउडर होता है, अभी कोरोना काल में सब जगह छीटा जा रहा है, फेंका जा रहा है नली उली के वगैरह घर के आसपास, क्यों, ताकि कीटाणु वगैरह सारा जो हो मर जाए। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत जगह कपड़ा धोने में भी लोग करता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है साफ सफाई में कीड़ा मकोड़ा को मार देना। तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके नीचे आपका दिया हुआ है CaCO3। इसका काम क्या है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कहां कहां पाया जाता है मुख्य रूप से, तो कैल्शियम कार्बोनेट अंडा के कवच के ऊपर पाया जाता है। अंडा छील के खाते हैं ना, तो ऊपर में जिसको फेंक देते हैं वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, चौक जो होता है, चौक जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है, वो चौक भी किस चीज का बना होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, यहां पे आपको दिख रहा होगा CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसे होता है और ये क्या होता है, तो देखिए, हम लोग जब भी घर में दीवार में पेंट करते हैं तो बाजार से हम लोग चूना खरीद के लाते हैं। चूना चूना को पहले पानी में डालते हैं, तो पानी में चूना का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए ये भी समझिए। चूना का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको हमने हिंदी में नहीं लिखा, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो वो CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, हाँ, हम बात कर रहे थे CaOH2 का होल ट्वाइस, ये कहां से आता है, तो हम लोग बाजार से खरीद के क्या लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, जिसको कि चूना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूना हम लोग लाते हैं, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। इस चूना को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के छोड़ देते हैं, पानी में H2O में डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। और CaOH का जब ये होल ट्वाइस बन जाता है, तो हम CaOH के होल ट्वाइस को क्या करते हैं, इसको हम लोग दीवार पे लगा देते हैं, ठीक है। चूना बन गया, इस चूना में रंग डाल के दीवार पर लगा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ देर के बाद उसमें रंग आता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस किससे रिएक्शन करता है, CO2 से रिएक्शन करता है, और फिर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तब दीवार में जाके रंग आ जाता है। यानी CaOH2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसको क्विक लाइम, ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग साल्ट लाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको इसमें CO2 जो डालते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग किस काम में कर सकते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी चीज में पता करने के लिए कि कोई चीज कार्बन है या नहीं है, ठीक है। ये जो नाक से हम लोग गैस छोड़ते हैं वो कार्बन है या नहीं है, इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो भी हम इसी से कर सकते हैं। चूना पानी में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, अगर वो सादा हो गया तो जो डाला गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर जो भी गैस हम डाले हैं अगर वो सादा नहीं होता है, इसका मतलब जो गैस हम डाले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अच्छा, नीचे है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेस की तरह इस्तेमाल होता है, जब कभी एसिडिटी वगैरह होता है तो बेस के रूप में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, कि अगर हम लोग रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सवाल आप पढ़ लीजिए, तो रेसिस्टर को अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर को घटा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या कुछ नहीं होगा, जैसा है वही रहेगा, या तो नॉन ऑफ द चारों में से कुछ नहीं। अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है कि एक तार है, उससे क्या हो रहा है कि भाग में बट रहा है, जैसे एक रेसिस्टेंस ऊपर चला गया, एक रेसिस्टेंस नीचे चला गया, एक उसके नीचे चला गया, ठीक है। यानी एक तार जो है 3 भाग में बट गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जब एक तार से जो करंट आता है वो 3 भाग में, 4 भाग में या 2 भाग में इस तरह से बट जाता है, तो हम दोनों और दोनों में अगर एक एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो हम बोलते हैं ये कैसा रेसिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। अच्छा, पैरेलल में जो रेसिस्टेंस कनेक्ट होता है तो वो 1/R, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है। 1/R3, ये पूरा जितना रेसिस्टेंस रहेगा ये उसी तरह से चलते रहेगा, ऐसे से जोड़ते जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर बोला जा रहा है रेसिस्टेंस का संख्या घटा दीजिए। उदाहरण के तौर पर एक रेसिस्टेंस ले लीजिए 2 ओम का,
ठीक है, उसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/2 1/r यानी टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। 2 ओम का 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, तीनों को जोड़ लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1/r एलसीएम ले लेंगे 2 का। तो 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। ऊपर में 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 हो जाएगा। 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 1/r इक्वल टू हो गया आपका 1/r इक्वल टू हो गया 1.5। ठीक है, 3/2 यानी 1.5। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहीं से आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। r बराबर हो जाएगा 3/2। r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपका हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/3 हो जाएगा। r बराबर 2/3। एक रेसिस्टेंस को हम कम कर दिए, 2/3 आया। क्या आया, 2/3 आया। एक रेसिस्टेंस को हम कम कर दिए, एगो हटा दिए, 1/2 जोड़े 1/2। तो जब 1/2 जोड़े 1/2 को जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस अगर हम कम कर दिए, 3 को था तो मेरा 3/2 आया, मतलब क्या है, ये 1 से कम है, दशमलव में आएगा। 3 को 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आप देखिएगा कि दशमलव में कुछ कुछ आता है। लेकिन जब हम रेसिस्टेंस कम कर दिए, यानी एक रेसिस्टेंस को जब हम हटा दिए आ गया, यानी कि रेसिस्टेंस कम कर देने से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, रेसिस्टर कम कर देने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा एग्जांपल भी लेके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। निम्न, हाँ ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए गिवन सर्किट। कौन सा टर्म इसमें इलेक्ट्रिक पावर को बताता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू आई भी हम लोग को पता है। लेकिन देखिए संयोग की आई भी कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ में हम लोग ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ का जो इक्वेशन होता है। ऐसे ओम्स लॉ का जो डिफिनेशन जो इक्वेशन है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर करके देखेंगे। पावर इक्वल टू आई को एक बार रिप्लेस करेंगे तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से यहां से V/R आई हो जाएगा और V, तो पावर इक्वल टू मेरा क्या हो गया, V²/R। तो ये चलेगा, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन में है नहीं है। अच्छा, एक बार V को रिप्लेस करेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है तो पावर इक्वल टू क्या कर देंगे, I इंटू V के जगह पर आई आर लगा देंगे। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I²R इसके ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल की मामला क्या है। ठीक है, तो टोटल फार्मूला आपको इसी तरह से याद रखना है और इसको एक दूसरे से रिलेट करके आपको समझ के चलना है। तो आज टोटल इतना ही सवाल हम लोग डिस्कस किए थे। इस सीरीज में आप लगातार बने रहिए, इसी तरीके का सवाल हम लोग कल भी लेके आएंगे और इस पर और भी कंसेप्ट पर बात करेंगे। और अगर आप इस तमाम पूरे वीडियो के सीरीज को देखेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियां जो है आपको मिलेगी और जो आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत मददगार साबित होगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।